नमस्कार, 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। विश्वास मत से पहले बिहार में नीतीश बनाम बीजेपी की जंग, जेडीयू को मुख्य विपक्षी दल का दर्जा, मांझी गुट को पटना हाईकोर्ट से झटका। भूमि अधिग्रहण समेत सभी अध्यादेशों का वित्त मंत्री ने किया बचाव, कहा विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए आसान किया गया रास्ता। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले को लेकर आरोप प्रत्यारोप तेज, कांग्रेस ने दी सीबीआई जांच कराने की चुनौती, बीजेपी का जवाबी हमला। स्वाइन फ्लू से मौत का आंकड़ा पहुंचा 700 के करीब, देश के 22 राज्यों में 11,000 से ज्यादा लोग पीड़ित, दिल्ली सरकार का स्थिति में सुधार का दावा। और एचएसबीसी के जिनेवा कार्यालय पर पुलिस का छापा, बैंक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज, काले धन पर मिल सकती है भारत को अहम जानकारी। सबसे पहले देखते हैं पहली खबर। काला धन छुपाने के मामले में एचएसबीसी पर बैंक पर जिनेवा पुलिस ने छापेमारी की है। बैंक के खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज किया गया है। आरोपी के हवाला के जरिए बैंक में दुनिया भर के काले धन को जमा किया जाता रहा है और इस कार्रवाई से भारत को भी काले धन मामले में अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। एचएसबीसी के जिनेवा ब्रांच के खाता धारकों के नाम सार्वजनिक होने के बाद बुधवार को स्विट्जरलैंड पुलिस पहली बार वहां पहुंची। पुलिस ने बैंक के जिनेवा स्थित कार्यालयों में तलाशी अभियान चलाकर हवाला कारोबार के आरोपों पर जानकारी जुटाई। स्विट्जरलैंड पुलिस ने बैंक के खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज किया है। Décidé, suite aux informations rendues publiques sur la banque HSBC, d'ouvrir une enquête pénale et de procéder à des vérifications. Le but de cette enquête est précisément de vérifier si les informations qui ont été rendues publiques sont fondées. दरअसल खोजी पत्रकारों के एक वैश्विक संगठन ने 8 फरवरी को 1 लाख से अधिक खाता धारकों के नाम उजागर किए थे। संगठन का दावा है कि बैंक के जिनेवा ब्रांच के ग्राहक 200 देशों में फैले हैं और इन्होंने 119 अरब डॉलर से ज्यादा की कर चोरी की है। En l'état, nous cherchons à sécuriser toutes les informations portant sur les comptes et clients qui ont été évoqués comme étant détenteurs de fonds provenant d'infractions pénales. On recherche par conséquent. इस सूची में 1195 भारतीय खाता धारकों के नाम भी शामिल हैं। 2007 के आंकड़ों के मुताबिक इन खातों में 25,420 करोड़ रुपए थे। माना जा रहा है कि कुछ खाते कानूनी रूप से वैध भी हो सकते हैं। नई जानकारी सामने आने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जांच का भरोसा दिलाया था। काले धन की जांच कर रही एसआईटी भी नए नामों की तहकीकात में लगी है। जो डिटेल्स आई हैं, इसमें अधिकतर नाम वही हैं जो भारत सरकार के पास या रेवेन्यू विभाग के पास पहले से है। सवाल नामों का नहीं है, नामों के साथ साथ उन नामों के अकाउंट्स की एविडेंस। We have to go through the names. We have to find out how much amount is left there, and action will be taken. स्विट्जरलैंड सरकार की इस कार्रवाई से भारत को भी नई जानकारी मिल सकती है। इससे काले धन के मामलों की जांच कर रही एसआईटी के काम में तेजी आएगी। दुनिया भर में स्विट्जरलैंड को बैंकिंग गोपनीयता की राजधानी माना जाता है। कई देश स्विट्जरलैंड पर जानकारी मुहैया कराने का दबाव बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जेएनयू से प्रोफेसर अरुण कुमार इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका प्रोफेसर अरुण कुमार। सबसे पहले ये बताइए कि इस बैंक के जो क्रेडेंशियल्स हैं वो अगर पीछे जाएं तो 2008 के आसपास जब इस बैंक के ही कर्मचारी ने जो इनका पर्दाफाश करने की कोशिश की थी, तब से इनके क्रेडेंशियल्स कहीं ना कहीं सस्पेक्टेड हैं, उन पर शक है। तो अब जो रेड हो रही है उसके पीछे आपको क्या वजह लग रही है? क्या सर से पानी ऊपर जा चुका है, ये वजह है? मुझे लगता है कि अमेरिका का दबाव होगा, क्योंकि रेड तो पहले ही करना चाहिए था स्विस सरकार को। जब डेटा 2008 में आ गया था, वो खुल गया था, तो उस समय तो स्विस सरकार ने कहा कि ये डेटा चोरी का है और फाल्सियानी साहब के खिलाफ केस दायर है और वो भागते फिर रहे हैं बचने के लिए। तो स्विस सरकार की कोई मंशा नहीं थी। ये जब 2008 में आप देखिए ग्लोबल क्राइसिस हुआ, तब से अमेरिका ने अपनी मुहिम तेज की, ओईसीडी ने मुहिम तेज की कि जो स्विस बैंकिंग और ऐसे जो टैक्स हेवन है जिसके संख्या 90 के करीब है, वहां पे दबाव बनाया जाए। तो ये जो अब इन्होंने किया है, ये सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि 1 लाख नाम निकल आए हैं, उसमें अमेरिकी नाम है।
तो इसलिए अमेरिका का दबाव होगा, वहां पे ब्रिटिश नाम है, नहीं, ब्रिटिश का अमेरिका का दबाव तो बिल्कुल अपनी जगह जायज है जो आप कह रहे हैं बात, लेकिन 2012 का अगर हम जिक्र करें, जब 1.9 अरब डॉलर जुर्माना भरा था इस बैंक ने, जी हाँ। जब इस तरह की बातें अमेरिका आई में, थी, हाँ, जी तो हाँ। तब तक ऐसा लगा था जैसे मामले को डिले कर दिया गया जी है, हाँ, थोड़े जी दिनों हाँ। के लिए टाल दिया गया जी है। तो 2012 से अब 2015 में फिर ये मामला आया है, तो ये इन 3 सालों में क्या हुआ? नहीं, ऐसा है कि ये जो डेटा जो आया है अब, वो तो 2007 का ही है, बिल्कुल। वो तो पुराना ही डेटा है। तो अभी तो सिर्फ ये हो सकता है कि अब दबाव में आ रहे हैं। उस समय भी जो ये बैंक है, इसने अमेरिका को फाइन दिया और पे करके सोचा कि अब मामला दब गया है, और अभी भी जो जब डेटा आया उसके बाद इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि नहीं, अब हमने सारा मामला क्लीन अप कर दिया है। पर स्विस सरकार पे ही दबाव आया है, इसलिए स्विस सरकार ने किया। अब आप देखिए, यूबीएस पे भी 780 मिलियन डॉलर का फाइन था 2009 में। क्रेडिट स्विस पे भी 2 बिलियन डॉलर का फाइन है। उन पे क्यों नहीं जब रेड हुई? सिर्फ एचएसबीसी पे क्यों रेड क्यों हुई? हुई? जी। है ना, बाकी और बैंकों पे रेड नहीं हुई है, जिन जो सारे के सारे वहां बैंक क्यों नहीं हैं, हुई? सभी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो अब वो दबाव में आके उन्होंने कुछ कहा कि अच्छा अब एक्शन दिखाना है, तो इसने एक्शन दिखा दिया कि एचएसबीसी का, क्योंकि अभी उनका डेटा आया है तो इसलिए उन पे। पर ये सिर्फ उनकी मंशा नहीं है। तो यानी आप भी कह रहे हैं कि फिलहाल जिस तरह की खबरें हमने पढ़ी हैं, भारत के बड़े अखबारों में भी छापी हैं, इंडियन एक्सप्रेस का अगर हम नाम ले सकें तो बाकायदा उस अखबार ने एक इंटरनेशनल पूरे नेटवर्क के तहत खबर छापी थी, क्या ये प्रेस में आने के बाद अपनी क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए बैंक के ऊपर रेड डाली जा रही है स्विस गवर्नमेंट के जरिए? बिल्कुल, और दबाव है वहां से, अमेरिका से भी दबाव है कि भाई आप इस सब को क्लीन अप करिए। ओईसीडी कंट्रीज हैं, उनका भी दबाव है। ये जो ओईसीडी कंट्रीज है, जो ओबामा साहब ने कहा था 2008 में कि हमें ये जो टैक्स हेवन है, इसकी वजह से $100 बिलियन का टैक्स का नुकसान होता है और हम उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो तब से दबाव बन रहा है, और स्विट्जरलैंड कुछ दिखाना चाहता है, कुछ कर रहा है। देखिए, स्विस बैंक जो है उन पे सीक्रेसी के खिलाफ भी दबाव है ओईसीडी कंट्री का। तो अब जो बहुत सारे स्विस बैंक है, उन्होंने दुबई में अपनी ब्रांचेस खोल ली हैं, सिंगापुर में खोल ली हैं, तो मंशा तो उनकी यही है कि किसी ना किसी तरह बच जाए। इस समय स्विस सरकार अपना जो थोड़ा पल्ला साफ करने यानी के कि लिए फिर पैसे का कर दिया जाए, यहाँ से वहां, वहां से वहां पहुंचा तो दिया जाए। बस वो सिर्फ यही है कि भाई दिखा दे कि हम कुछ कर रहे हैं। और भारत के लिए क्या मायने हैं इस भारत के लिए रेड के? देखिए, ये जो रेड है इससे कुछ खास नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो नाम है तो सरकार को भी थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए कि ये जर्नलिस्ट ने नाम निकाले। हाँ? सरकार को पहले नहीं जो मिल पा रहा है। फारसियानी से जो बात करके और ये नाम निकलवा लेने चाहिए था। वो रूफ टॉप से चिल्ला रहे हैं कि भाई 1% ही सिर्फ नाम आए हैं, बाकी 99% नाम नहीं आए हैं। तो सरकार को कुछ कोशिश करनी चाहिए थी। ये 2011 में डेटा आया, तब से पता था कि और भी नाम हैं। सिर्फ 627 नाम वहां से अभी तक आए थे, बाकी जो अभी नाम आए हैं वो क्यों नहीं सरकार ने लिए? बाकी एचएसबीसी पे कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो अब कार्रवाई की, जो अमेरिका ने वहां पे फाइन किया, तो भारत की सरकार को भी कार्रवाई करनी चाहिए थी। आप हमारे यहाँ से हवाला करते हैं, हमारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का पैसा आप बाहर ले जाते हैं। और कई जिनको जो पकड़ा गया है, 625 लोगों की जो लिस्ट थी, उनमें जो उनके स्टेटमेंट आ गए हैं, उनको इनकम टैक्स ने इंटरव्यू किया तो उन्होंने मोडस ऑपरेंडी बताया कि कैसे जो एचएसबीसी के जो कार्यवाहक होते थे वो आते थे, पैसा ले जाते थे, अगले दिन एचएसबीसी से पर्ची उनको मिल जाती थी कि इतने $1 मिलियन उनके अकाउंट में हो पूरी गए। तरीके से फ्रॉड में शामिल तरह है। से fraud- लेकिन प्रोफेसर कुमार, यहाँ पर ये भी बात क्लियर करनी बहुत जरूरी है कि जिन जिन लोगों के अकाउंट इन बैंकों में हैं, ये जरूरी नहीं है कि तमाम लोग जो हैं वो गैर कानूनी तरीके से ही पैसे को जमा कर रहे हैं। ये बात सही है मोटे तौर पे, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि कुछ के नाम जो डायरेक्टली हैं, कुछ के नाम एनआरआई के थ्रू है, वो भी एक्चुअली ब्लैक का पैसा होता है जो एनआरआई के नाम में जो डिपॉजिट, उनको भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और उसके लिए भी कुछ मतलब ये सरकार को डेटा इकट्ठा करना चाहिए। तीसरी बात है कि सबसे ज्यादा पैसा किसका डिपॉजिट था वहां पे? स्विस। तो वो पैसा भी हो सकता है कई भारतीयों का हो जिनके स्विट्जरलैंड में बैंक अकाउंट थे और वहां से उन्होंने पैसा उसमें डाला है। सेकंड लार्जेस्ट नंबर किसका है? ब्रिटिश पैसा है। ब्रिटिश के पास सबसे ज्यादा टैक्स हेवन है दुनिया में, तो हो सकता है कुछ पैसा जो वहां पे ब्रिटिश के नाम पे है वो भी इंडियंस का नाम है। तो इसलिए जो सारी की सारी 1 लाख की लिस्ट है, हमें सिर्फ 1100 नाम से नहीं संतुष्ट होना चाहिए, हमें बाकी भी 1 लाख इन्वेस्टिगेट तो कम करना से कम चाहिए ऐसे हैं। कि वहां पे और भी हो सकते हैं जो भारतीय जिन्होंने इनडायरेक्टली जो पैसा लेयरिंग के जरिए जी। वहां पे डिपॉजिट किया है। इसके अलावा दूसरी एक- बात यह जी, है जी। कि अभी तो सिर्फ 1100 नाम आए, कई लाख लोग हैं जो देश से पैसा बाहर निकालते हैं। तो ये तो एक मतलब छोटी सी लिस्ट है। बिल्कुल। अभी हमें एफर्ट करना पड़ेगा कि और जो सारे बैंक हैं जो स्विट्जरलैंड में हैं, बाकी और 90 टैक्स हेवन में, उनके पास क्या है। तो कम और से एक कम- अहम बात यह है कि पर्पस, यानी कि ये जो पैसा है ये किस किस उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि टैक्स का पैसा बचा लेना, जाहिर है ये सबसे बड़ा जी। मकसद हो सकता है, लेकिन बात यहाँ तक पहुंच गई है कि इस पैसे का इस्तेमाल क्या टेरर एक्टिविटीज में भी जी हो हाँ। रहा है, क्या आतंकी गतिविधियों में भी हो रहा है? ये मतलब जो टैक्स हेवन है उनका मतलब है कि एक सीक्रेसी क्लॉज भी होता है और एक ईज ऑफ मनी ऑपरेशन है।
मतलब वो सवाल ये नहीं पूछते कि आपका पैसा कैसे कहाँ से आ आया, रहा है? कहाँ से आया, किस तरह का है। हथियार बनाने वाली हथियार कंपनियों की बनाने जो- वाली कंपनियां हो सकती हैं, टेररिस्ट हो सकते हैं जैसे आपने कहा। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा भी था जो 2011-12 में कि ये जो पैसा आ रहा है राउंड ट्रिपिंग के जरिए, इसमें क्रिमिनल मनी हो सकता है और ये हमारे स्टॉक मार्केट को डिस्टेबलाइज कर सकता है, ये यहाँ पे जो टेररिस्ट एक्टिविटी को प्रमोट कर सकता है। तो इसलिए बहुत बड़ी समस्या है। और जो अभी डेटा रिवील किया है जो ICIJ जो जर्नलिस्ट का ग्रुप है वॉशिंगटन बेस्ड, उसमें ये दिखाया गया है कि जो HSBC के जो बाशिंदे थे वो जब वहां पे जब एनकरेज करते थे लोगों को कि आप पैसा दीजिए, आपको बिल्कुल सीक्रेसी मिलेगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और वो ये नहीं सवाल पूछते थे कि किस तरह का पैसा है, कहां से पैसा इसमें है। स्विस गवर्नमेंट का क्या रोल है क्या? क्योंकि कई लोग ये भी आर्ग्यू करते हैं, ये दलील भी देते हैं कि पूरी जो स्विस इकोनॉमी है कहीं ना कहीं इसी पैसे पर निर्भर है। तो इसमें कितनी मिली भगत जो है वो स्विस गवर्नमेंट की है? स्विस सरकार की अभी तक तो पूरी मिली भगत रही थी। देखिए, क्योंकि उनको बहुत फायदा होता है। इतने जो $100 बिलियन तो एक ब्रांच की बात हम कर रहे हैं, और बाकी जो है तो काफी बड़ा पैसा है जो वहां स्विट्जरलैंड में आता है और जो फिर वहां से इन्वेस्ट होता है, और उसकी जो आमदनी है उसमें एक बड़ा जो हिस्सा मिलता है स्विट्जरलैंड को। लेकिन जो और टैक्स हेवन है वो तो बहुत छोटे हैं, जैसे जर्सी आइलैंड है, केमन आइलैंड है, वहां पे जब बिलियंस ऑफ डॉलर्स आते हैं तो वहां की आमदनी दुगनी तिगनी हो जाती है। तो इसलिए जो टैक्स हेवन है उनको बहुत फायदा होता है। स्विट्जरलैंड क्योंकि अपने आप में एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, उनके पास मैन्युफैक्चरिंग और चीजें हैं, पर जो और छोटे टैक्स हेवन है उनके पास तो सिर्फ यही है। सिर्फ ये वजह है। हाँ, तो तो यानी ऐसा नहीं है कि अगर एक सरकार माना अंकुश लगा भी रही है तो दूसरे बहुत छोटी-छोटी जगह, छोटे-छोटे देश जी हाँ, बचे हुए वो कर सकते हैं वो इस काम करते को। हैं। और जैसे कि स्विस बैंकों ने किया भी है कि जैसे ही जो OECD का दबाव वहां बढ़ा तो उन्होंने दुबई में अपने ब्रांचेस खोल ली और जो सिंगापुर में। अच्छा, फिर जब फोर्टिस बैंक नेदरलैंड्स का कोलैप्स किया था 2008 में, तो पाया गया कि उसके 600 सब्सिडरी थे टैक्स हेवन में, और उनका काम सिर्फ ये था कि पैसे को इधर से उधर घुमाना और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का पैसा इधर से उधर कर देना। तो इसलिए ये जो समस्या है, इसमें जब तक OECD स्ट्रांगली नहीं एक्ट करेगी, और जैसे ब्रिटेन है सबसे ज्यादा टैक्स हेवन तो उसके अपने पास है, बिल्कुल, तो वो क्यों नहीं एक्ट कर रही उन टैक्स हेवन के तो खिलाफ? अब यहाँ से ये मामला कहाँ पहुंचता है? क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए इन्फॉर्मेशन का एज है, सूचना युग है, ये हर आदमी इस बात को जानता है, क्रेडिबिलिटी पहले से ही बिल्कुल निम्न स्तर पर पहुंच चुकी है। तो अब यहाँ से ये रास्ता कहाँ जाता है? अब क्या करना पड़ेगा इन बैंकों को? देखिए, ये जो बैंक हैं ये तो फाइनेंशियल वर्ल्ड इतना ओपेक है कि ये तो हेराफेरी कर लेंगे। सवाल है कि हमारी सरकार क्या करेगी, है ना? हमारी सरकार कहती रहती है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कर लिया है 70 देशों से, टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज ट्रीटी कर ली है 37, पर ये गुमराह करने वाली बात है, क्योंकि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट ब्लैक मनी के बारे में नहीं, वो व्हाइट इनकम के बारे में है, जिससे कि आपका जो पैसा है अगर स्विट्जरलैंड में टैक्स दे रहे हैं तो इंडिया में नहीं देना पड़ेगा, और इंडिया में अगर टैक्स दे रहे तो स्विट्जरलैंड में नहीं देना पड़ेगा, पर तो डिक्लेयर्ड इनकम के बारे में है। तो उसी तरह टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज जो ट्रीटी है वो भी व्हाइट इनकम के, डिक्लेयर्ड इनकम के बारे में है। जो आपने डिक्लेयर ही नहीं किया उसमें टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कैसे होगा? तो अब भारत सरकार को क्या करना चाहिए? तो भारत सरकार को सबसे पहले तो ये बैंकिंग सीक्रेसी है, इसको जो है अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग सीक्रेसी का फायदा उठाते हुए ये लोग करते हैं। दूसरा है जो UN कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन है उसको अप्लाई करना चाहिए, ना कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, क्योंकि उसमें यह है कि अगर आपका जो पैसा जो चोरी किया गया है तो वो पैसा डायरेक्टली आप कर सकते हैं, जबकि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में क्लॉजेस डाल दिए हैं। खासकर जो मॉडिफाइड जो ट्रीटी स्विट्जरलैंड के साइन किया है उसमें कह दिया कि UN कन्वेंशन अप्लाई नहीं करेगी, उसमें और प्रोविजन डाल दिए हैं, जानबूझ के ये चीजें डाली गई हैं जिससे कि जो गलत पैसा है उसको जो बचाया जा सके, तो सरकार को वहां तब्दीली लानी पड़ेगी। फिर जैसे कि कई लोगों का, प्रशांत भूषण वगैरह का सुझाव है कि ये डिक्लेयर कर देना चाहिए कि जो भी पैसा बाहर है और डिक्लेयर नहीं है वो नेशनल वेल्थ है, जिससे कि उसको जब्त किया जा सके। तो सरकार ऐसे कदम, फिर हवाला जो हाउसेज हैं उसकी जानकारी सरकार के पास से कहां से होता है, तुरंत उन पे एक्शन लिया जाए। कई ऐसे जो आप बता रहे हैं, जो मशवरा दे रहे हैं सरकार को कि वो सलाह होनी चाहिए, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अरुण कुमार आपका यहाँ आने के लिए। तो ये थी हमारी पहली खबर। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। दिल्ली में छोटे उद्योग हुए प्रदूषण लाइसेंस मुक्त। क्या होगा पर्यावरण पर असर? देखिए देश देशांतर प्रदूषण का लाइसेंस आज रात 8:30 बजे।
बिहार की राजनीति नीतीश कुमार बनाम बीजेपी की लड़ाई बनती जा रही है। मांझी सरकार के विश्वास मत से एक दिन पहले जेडीयू को मुख्य विपक्षी दल का दर्जा मिल गया है, लेकिन बीजेपी ने स्पीकर के इस फैसले का विरोध किया है। पटना हाईकोर्ट ने भी बीजेपी को झटका देते हुए कहा कि मुख्य विपक्षी दल का फैसला विधानसभा में होगा, न कि अदालत में। बिहार विधानसभा में जेडीयू को विपक्ष का दर्जा मिला तो बीजेपी सड़कों पर उतर आई। पार्टी ने स्पीकर के इस फैसले के खिलाफ विधानसभा के बाहर धरना दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने जेडीयू के विजय कुमार चौधरी को नेता विपक्ष का दर्जा दिया है। अब तक बीजेपी के नंदकिशोर यादव इस पद पर थे। उधर विधान परिषद में भी नीतीश कुमार को नेता विपक्ष बना दिया गया है। बीजेपी को स्पीकर का यह फैसला रास नहीं आया। विपक्ष तो पहले से घोषित थी भारतीय जनता पार्टी, आज भी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, लेकिन ये लोग दोनों तरफ मजा लेना चाहते हैं। जदयू के लोग लगता है कि विपक्ष में बैठने का मन बना लिए हैं। उनको मालूम है कि जब लोग विधानसभा के चुनाव होंगे नवंबर में, तो बिहार की जनता परमानेंट उनको विपक्ष में बैठाने का काम करेगी। बीजेपी के इस विरोध पर जेडीयू का आरोप है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इस विरोध को बढ़ावा दे रहा है। बीजेपी इसके पीछे, अब पर्दे के पीछे है, कल से लग गया है। उनके भीतर में मीटिंग हुई है, उसमें हुआ कि अब बीजेपी को सपोर्ट, जीतन राम मांझी सपोर्ट करना चाहिए ना। अभी तक पर्दे के पीछे थे, अब पर्दा उठा दिया। अब कल पर्दा पता नहीं क्या उठाते। बिहार में जनता दल यूनाइटेड और विशेष रूप से उसका जो नेतृत्व है, वो आज बिहार को एक ऐसी स्थिति में लेके आ गया है जो राजनीतिक अनिश्चितता के दौर में पहुंच गई है। इस बीच विश्वास मत से पहले मांझी गुट को पटना हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने न सिर्फ स्पीकर के खिलाफ अपील को ठुकराया है, बल्कि मांझी समर्थक 4 निलंबित विधायकों को विश्वास मत में हिस्सा लेने से भी रोक दिया है। इन फैसलों के बावजूद मांझी विधायकों का समर्थन जुटाने की आखिरी कोशिशों से भी नहीं चूक रहे। अपने विधायकों को जरूर आप समझाने का प्रयास कीजिए कि जब गरीबों की बात हो रही है और गरीबों की संख्या 80% है, तो आप मंत्री बनने के लिए अगर जाना चाहते हैं तो जीतन मांझी के पास भी मंत्री का बहुत सा पद है, आइए हम मंत्री बना देंगे। विश्वास मत से पहले खरीद फरोख्त के आरोप और तेज हो गए हैं। जेडीयू विधायक शरफुद्दीन ने आरोप लगाया कि गुरुवार को मांझी समर्थक एक सांसद ने उन्हें लालच देकर अपने पाले में करने की कोशिश की। कल 3 बजे हमको कॉल आया से सबसे बड़ा पोस्ट आपको मिलेगा और पैसा मिलेगा। 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में फिलहाल 10 सीटें खाली हैं। किसी भी पार्टी को बहुमत के लिए 117 विधायकों के समर्थन की दरकार होगी। पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार 130 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। इनमें जेडीयू के अधिकतर विधायकों के अलावा आरजेडी के 24, कांग्रेस के 5, सीपीआई का 1 और 1 निर्दलीय विधायक शामिल है। नवविक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले को लेकर आरोप प्रत्यारोप तेज होते जा रहे हैं। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने मामले की सीबीआई जांच कराने की चुनौती दी। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस पर जवाबी हमला किया है। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले के आरोपों में घिरे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर गुरुवार को कांग्रेस ने एक बार फिर निशाना साधा। मुख्यमंत्री की कानूनी कार्रवाई को कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा कि वो चाहें तो मामले की सीबीआई जांच करा सकते हैं, साथ ही उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दायर कर सकते हैं। उनमें अगर थोड़ा सा भी साहस है और थोड़ी सी भी शर्म है तो ये प्रकरण सीबीआई को सौंप दें, या मेरा कथन गलत है उसका शपथ पत्र दे दें, या मेरे पर मानहानि का दावा कर दें। कुछ तो करें। बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बचाव में मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सामने आए। ऐसा है कि हाईकोर्ट मैं समझता हूँ कि सबसे निष्पक्ष आज की तारीख में संस्था है न्यायपालिका, और न्यायपालिका पे सबको विश्वास होना भी चाहिए। अब उस पर विश्वास नहीं रहा तो फिर विश्वास किस पर? इससे पहले शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की बात कही थी। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया था कि जिस दस्तावेज के आधार पर पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत को गिरफ्तार किया गया था, उसी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम भी शामिल है। इस मसले को लेकर मध्य प्रदेश के बजट सत्र के पहले दिन भी विपक्ष ने राज्यपाल राम नरेश यादव के अभिभाषण का बहिष्कार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
गुलबर्ग सोसाइटी ट्रस्ट चंदे में हेराफेरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सेतलवाड़ को राहत मिली है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज तीस्ता सेतलवाड़ उनके पति जावेद आनंद की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखते हुए गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन अदालत ने साफ किया कि जांच में सहयोग नहीं करने पर गुजरात पुलिस तीस्ता और उनके पति की जमानत खारिज करने के लिए अर्जी दायर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता और उनके एनजीओ को चंदा देने वालों की सूची गुजरात पुलिस को सौंपने का भी निर्देश दिया। गुजरात हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। तीस्ता सेतलवाड़ के एंटिसिपेटरी बेल के मामले में सुनवाई हुई और आज सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इंटरिम बेल को आगे बढ़ा दिया है और जजमेंट को सुरक्षित रख लिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भूमि अधिग्रहण समेत कई मामलों पर लाए गए अध्यादेशों के सरकार के फैसले का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विदेशी निवेशकों और व्यापारियों के लिए सरकारी बंदिशों में कटौती की है, जिससे देश में निवेश का माहौल बेहतर हुआ है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून पर अध्यादेश लाने का मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश के रास्ते में दिक्कतों को दूर करना था। उन्होंने कहा कि पहली बार सरकार पर बहुत तेजी से काम करने के आरोप लग रहे हैं। But after having seen lethargic governments, you today have a government in place which has been criticized for being too fast. Why do you bring about ordinances? You should wait till the cows come home and everybody can be settled and then decisions can be taken. अरुण जेटली ने कहा कि केंद्र में सत्ता संभालने के बाद सरकार ने देश में व्यवसाय के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश की है और कई गैर जरूरी कानूनों और बंदिशों को खत्म किया गया है। Where those wanting to do businesses don't have to visit the corridors of power, and therefore permissions, their applications are made, permissions are granted, and their businesses proceed. उन्होंने मंगलवार को व्यापार के लिए ऑनलाइन मंजूरी से जुड़े ई बिज पोर्टल की शुरुआत की। इस गवर्नमेंट टू बिजनेस सेवा के तहत 11 सरकारी विभागों से जुड़ी मंजूरी को अब कंपनियां ऑनलाइन हासिल कर सकेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब खबरें आने वाले बजट से जुड़ी। इस बार बजट में सरकार यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी कि सभी को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के वादे पर आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। इसके अलावा सभी को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराने के लिए टैक्स छूट का ऐलान भी बजट में किया जा सकता है। To move towards health for all, two key initiatives, that is the free drug service and free diagnostic service, would be taken up on a priority. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2014-15 के बजट में सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने का वादा किया था। इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 35,163 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जो पिछले आवंटन से 27% ज्यादा थे। लेकिन 2 महीने पहले ही मीडिया में ऐसी खबरें आई थीं कि वित्तीय दिक्कतों के चलते सरकार स्वास्थ्य बजट में अब 20% कटौती का ऐलान कर सकती है। When we say health for all, it would also emphasize on reliable delivery mechanisms of healthcare services, the infrastructure behind it, the resources, the manpower beneath all this. So it's a huge complex program. Then it's very, in one single line we would conclude that health for all, but how do we achieve it? Where are the pharmacists, where are the lab technicians, where are the x-ray technicians, where are the nurses, where are the doctors? विशेषज्ञों का मानना है कि स्वास्थ्य बजट में कटौती करना सरकार के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि इससे तमाम नई स्वास्थ्य योजनाओं पर असर पड़ सकता है। All the different insurance schemes like the CGHS, the Employed State Insurance Scheme, the Rashtriya Swasthya Bima Yojana, all of them should be integrated into one scheme so that every citizen gets the same kind of service, same kind of insurance. देश में स्वास्थ्य पर जीडीपी का सिर्फ 1.4% हिस्सा ही खर्च होता है, जो कि विकसित देशों के मुकाबले बेहद कम है। यही वजह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के 190 देशों की रैंकिंग में भारत का 112वां स्थान है। Government is planning to transfer more money to these states. That is, Finance Commission's share of taxes will increase from 32% to 42%. It will mean that the centrally sponsored programs that are being run
they would be short by 1 lakh crores. At the same time, states will get untied grant of additional 1 lakh crores. केंद्र सरकार सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं और मुफ्त दवाएं मुहैया कराने से जुड़ी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज योजना की शुरुआत करना चाहती है, लेकिन इसके लिए स्वास्थ्य क्षेत्र के आवंटन को बढ़ाने की जरूरत होगी। अंशु जय सिंह, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।